Okay, good morning students. So in continuation of the previous video, I am going to start next topic, that is potentiometer, and this topic is very important for the exam point of view. एग्जाम में इसका प्रिंसिपल भी पूछ लिया जाता है। इसके दो एप्लीकेशन है, किन्हीं दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करने के लिए या फिर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये प्रैक्टिकल भी है सिलेबस में। तो कुल मिला के ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। पोटेंशियोमीटर में अगर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक एवी वायर होता है जिसकी लेंथ 4 मीटर से लेकर 10 मीटर, 12 मीटर, 60 मीटर तक हो सकती है। इसको 1 मीटर की पीसेस में करके कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से एक वुडन बोर्ड में जोड़ के रख देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम ए और बी के बीच एक बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट लेफ्ट साइड में लगा देते हैं एक की के, और राइट साइड में एक हमने वोल्ट मीटर इसमें लगा दिया है ए पॉइंट से ही, और जिसका नेगेटिव एंड जॉकी से कनेक्ट है। अब हम जॉकी को टच कराते हैं अलग अलग पॉइंट पर वायर के, तो हमें एक नल पॉइंट मिलता है। उस नल पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने ओम्स लॉ की हेल्प ली है। यहाँ पर ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर एंड द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपान ए। मान लीजिए इसमें I को कांस्टेंट कर दें, करंट जो वायर में फ्लो हो रही है उस करंट को कांस्टेंट कर दें, उसकी इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको फिक्स रहेगी, और एरिया क्रॉस सेक्शन ए को भी कांस्टेंट कर दें, तो क्या V प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? I के प्रोपोर्शनल रहेगा। So if the constant current flows through the potentiometer wire of uniform cross sectional area A and uniform composition of material rho, then V proportional to I, या फिर V अपन V proportional to L, या फिर V अपन L इसके कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था तो ये प्रोपोर्शनलिटी कर्व मिल जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा जो भी जिस तरह के ऊपर यूज़ किया था उसी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन वही रहा सेम, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, ये ए और बी के बीच में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ की, और ए पॉइंट से ही हमने उन दो सेल के पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया जिनके ईएमएफ को कंपेयर कराना है, और उनके नेगेटिव प्लेट को रेफरेंस बॉक्स से होते हुए गैल्वेमीटर से, और गैल्वेमीटर का आप सेकेंड हैंड जो जॉकी का वो काम करेगा, तो इसमें इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, द वैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फॉर द सेल व्हेन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। मान लीजिए सेल E1 के लिए, जब सेल E1 से करंट है, लेफ्ट साइड में की के को हम क्लोज रखेंगे, और उस केस में सेल E1 को क्लोज करेंगे, E2 को ओपन रखेंगे, एंड वी विल गेट द नल पॉइंट। अगर ये नल पॉइंट सपोज हमें J1 पॉइंट पर मिल रहा है, तो हम वायर की लेंथ ले लेंगे A से J1 तक की, और जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो VAJ1 कहलाएगा, और E1 इक्वल्स टू हो जाएगा E1, यहाँ पर जो वैल्यू अभी रहेगी जैसे कि अभी हम देख रहे थे ऊपर VAJ1, और V जो रहेगा वो I रो L1 अपान A रहेगा, और E2 की जो वैल्यू रहेगी वो VAJ2 रहेगा, A और J2 के बीच में। जब हम E1 को ओपन कर देंगे और E2 को क्लोज कर लेंगे, सेकंड की जो हमारे पास हमारे, तो इस केस में जब E2 के द्वारा करंट फ्लो होगी और E1 के द्वारा करंट कोई फ्लो नहीं हो रही है, तो जो हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो J2 पर मिलेगा। मान लीजिए A से J2 तक की लेंथ अगर L2 है, तो E2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, और E1 प्रोपोर्शनल L1 के था। इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा E1 अपान E2 इक्वल्स टू L1 अपान L2। तो इस तरह से इसका हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। The valence point will not be obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potential wire is less than the EMF of the cell to be measured.
इसका मतलब हुआ अगर हमें वैलेंस पॉइंट फाइंड करना है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है अलॉन्ग द, हम जो पोटेंशियल वायर फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द टू बी मेजर्ड, उसकी ईएमएफ से कम होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होनी चाहिए। सेकेंड, द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इनफाइनाइट, दस पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज एन आइडियल वोल्टमीटर। कई बार इसको आइडियल वोल्टमीटर कहा जाता है पोटेंशियोमीटर को। उसके पीछे रीजन यही है कि नल पोजीशन, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको हम आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। किसी सेल का प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर डिटरमाइन करना है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट पोर्शन हमारे पास वही रहेगा जो हम बैटरी वहाँ ले रहे थे, लेफ्ट बैटरी के और रेजिस्टेंस, इसको ए और बी के बीच में लेफ्ट पोर्शन में जोड़ दिया, और राइट पोर्शन में जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है, और रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 से होते हुए हमने सेकंड एंड या जो नेगेटिव प्लेट है बैटरी की वो गैल्वेमीटर, और गैल्वेमीटर का सेकंड एंड जो कि इससे जा जाता है। यहाँ पर भी हमें नल पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन ये नल पॉइंट हम दो कंडीशन में फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है जब लेफ्ट पोर्शन में की K1 तो क्लोज रहेगी दोनों ही केस में, लेकिन फर्स्ट केस में K2 की को ओपन रखेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई रोल नहीं होगा। तो जो हमने सेल E ले रखा है और इधर बैटरी B1 ले रखी है, तो इस केस में सेल E के लिए ईएमएफ जो रहेगा, अगर हमें नील पॉइंट सपोज लेंथ L1 पे मिलता है तो इस केस में E इक्वल्स टू KL1 आ जाएगा। तो व्हेन K1 इज क्लोज एंड K2 इज केप्ट ओपन, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द वायर यूजिंग द जो कि J एट L1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। हम ए से ही इसकी लेंथ लेंगे। अगर मान लो ये लेंथ L1 है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी E इक्वल्स टू KL1, क्योंकि इस सेल में कोई रेजिस्टेंस हमने अप्लाई नहीं किया और यहाँ पर जो सेल का ईएमएफ है वही हो जाएगा E इक्वल्स टू KL1, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। सेकेंड कंडीशन, अगर हमने एक सुटेबल रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स में और K2 को भी क्लोज कर दिया, तो अब जो करंट यहाँ पर जाएगी वो रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए भी जाएगी, तो इस केस में हमें ईएमएफ की बजाय पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। और अगेन वी विल फाइंड द नल पॉइंट। मान लीजिए हमें लेंथ L2 पर मिल रहा है, ए से लेकर जो नल पॉइंट की वो लेंथ है वो L2 है, तो यहाँ पर हम V इक्वल्स टू KL2 लिखेंगे। E इक्वल्स टू KL1 इक्वेशन 1 हो जाएगी और V इक्वल्स टू KL2 इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो E अपान V हमें मिल जाएगा L1 अपान L2। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस का, स्मॉल r इक्वल्स आर कैपिटल R ब्रैकेट E माइनस V, E अपान V माइनस 1, ये फॉर्मूला ने टाइप किया था पहले। इसमें E अपान V की वैल्यू L1 अपान L2 रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू R L1 अपान L2 माइनस 1। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सेल के द्वारा किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। मान लीजिए कोई Q चार्ज है, I करेंट है और T टाइम है, तो हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं Q इक्वल्स आई टी, और एक रिलेशन W इक्वल्स Q इंटू V होता है। तो यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू I इंटू टी लगा दें तो हमारे पास W इक्वल्स होगा VIT, और ओम्स ला कहता है V इक्वल्स IR। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो W इक्वल्स IR² RT, और W इक्वल्स अगर I की वैल्यू V अपान R लगा देंगे तो V स्क्वायर अपान RT। तो ये जो W यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जहाँ पर सिंबल्स के अगर मीनिंग की बात करें तो I करेंट, T टाइम, Q चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहेंगे, और R रेजिस्टेंस है। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, तो हम इसको पहले देख चुके हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। P B इक्वल्स W अपान टी। W की जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली वो पुट कर लेते हैं VIT अपान टी, तो T से T कैंसिल, V इंटू आई, और इसको दूसरे फॉर्म में I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपान R। इसका यूनिट रहता है वाट, एंड 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर।
इसके छोटे बड़े यूनिट भी हो सकते हैं। किलोवाट, तो 1 किलोवाट इक्वल्स 1000 वाट। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एक यूनिट है हॉर्स पावर, इसको 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है 746 वाट होती है। एक वैल्यू और है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो एक्चुअली में इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 किलोवाट या 1 आवर, या इसको हम शॉर्ट में एक कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ यूनिट, इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। एंड इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ डिसिपेटेड इन 1 आवर इन ए सर्किट व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट इज़ 1 किलोवाट। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे एंड वाट को जूल पर सेकंड लिखेंगे। सेकंड से सेकंड कैंसिल, सॉल्व करने के बाद आता है 3.6 × 6 जूल।